हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए आप सभी लोगों के लिए फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया था कि टेंस किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से ये फर्स्ट सीरीज है जिससे स्टार्ट हो गया है आपका टेंस। इसमें पार्ट बाय पार्ट आपको टेंसेस पढ़ाए जाएंगे एकदम सीरियल बाई से। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट इजीली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए, दिया हुआ है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिफिनेशन, यानी कि वर्तमान काल वह स्वरूप है जिसका उपयोग उन घटनाओं या कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में किसी समय अंतराल के भीतर घटित हुए हों। इस काल के वाक्यों में आदतें, दैनिक क्रियाकलाप, नियमित कार्य या सामान्य गतिविधियों के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है गाइस, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, उसके अंतर्गत जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है वो हमारा एक अनिश्चित समय के लिए बताता है, अनिश्चित काल के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जिसमें कोई भी कार्य आपका होता रहता है लेकिन वो निश्चित नहीं रहता कि किस समय हो, उसका टाइम निश्चित नहीं रहता है। कार्य हुआ ये आपको क्लियर रहेगा, लेकिन किस समय हुआ है प्रेजेंट में ये आपको क्लियर नहीं रहेगा, इसीलिए इसका नाम अनिश्चित रखा गया है, इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें कोई चीज़ें निश्चित नहीं होती है लेकिन वर्तमान काल में ही घटनाएं आपकी घटती हैं। ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, सिंपल टेंस के नाम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, इस नाम से भी लोग जानते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। अभी आपने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के, कि कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंसेस को बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने वाले वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमारे टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं। नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। ठीक है। दूसरा वाला है हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक ना। और नंबर 4 वाला है हमारा निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव का ये मिक्स होता है, यानी उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी उसमें। तो इसको हम डिटेल्स में आइए जानते हैं, इसके रूल्स को और इसके एग्जाम्पल्स को। गाइस ध्यान से देखिएगा, एकदम दिया है रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं और उसके सेंटेंसेस किस रूल्स पे आधारित होते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना, इसको मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, फिर उसके बाद रूल्स को भी पढ़ के बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो जो मुख्य क्रिया होती है जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा सिंगुलर रहता है और उसमें यस या ईएस का यूज हम करते हैं। ठीक ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का यूज हम करते हैं। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो अपने मेन रूप में ही रहती है, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए मैं आपको देखिए, यहाँ पर रूल्स भी दिया हुआ है। इन वाक्यों को बनाते समय पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्रिया वर्ब जो क्या हो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस फिर ऑब्जेक्ट का लिखा जाता है। यानी देख रहे ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म को लगानी है और उसके साथ क्या करना है, उसमें यस या यस का यूज करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट। देख रहे ना, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया था ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में, तो देख रहे ना, बिना उसके नॉलेज के आप टेंस को बना ही नहीं सकते। देख रहे ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का ही बात हो रहा है और कहीं भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये तीनों जरूर आएंगे, तो इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए मैं आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। दिया हुआ है हमारा एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, राम गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है हमारा, वो हमारा राम है। और यहाँ पे वर्ब है हमारा, वर्ब कौन है हमारा, गो। तो गो में देख रहे हैं ना, जब राम हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गो में हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ईएस, राम गोज टू स्कूल डेली। देख रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म में यस लग गया है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डेली। तो क्या राम गोज टू स्कूल डेली। तो देख रहे हैं ना,
स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और डेली लगा हुआ है। इस तरह क्या हुआ हमारा, ये हमारा सेंटेंस बन गया, राम गोज टू स्कूल डेली। यहाँ देख लेना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट राम हो तब क्रिया में एस या एस जोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। देख रहे हैं ना, यानी वही चीज़ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें मेन वर्ब में एस या एस का यूज हम करते हैं, ठीक ना। जैसे दिया है दूसरा वाला, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मनोहर गोज टू ऑफिस डेली। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मनोहर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे गो में एस या एस का यूज हो गया है, तो जैसे मोहन गोज टू ऑफिस डेली। उसी तरह दिया है ही गोज, मैं जाता हूँ या वह जाता है, ठीक ना गाइस। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे वह होगा, ही गोज मैं जाता हूँ या वह जाता है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, एक वचन है, इसलिए क्रिया में एस एस लग गया है, इसलिए हो गया ही गोज। गाइस देखिए यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे रूल्स दिया है आगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी यू योर हो तब क्रिया में एस एस नहीं जोड़ा जाता है। देख रहे हैं ना, वही रूल्स को है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी यू योर, ये सब क्या है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तब क्या करेंगे, मेन वर्ब में एस या इस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तुम जाते हो, यू गो। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर यू हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे गो अपने मेन रूप में है, उसमें कोई एस या इसका यूज नहीं हुआ है। उससे दिया है मैं जाता हूँ तो हो गया आई गो। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, इस हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और आपको पहचान की बात करें तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो पता ही है कि वाक्य में ता है ती है ते लगा रहता है, लेकिन आपको सबसे पहले ये नॉलेज होना जरूरी है कि ता है ती से ही तुरंत नहीं आप पकड़ लोगे। आपको ये ध्यान देना है कि कार्य जो भी है वर्तमान काल में हो रहा है कि नहीं, पहला आप ये ध्यान दोगे। उसके बाद दूसरा ये ध्यान दोगे कि जो कार्य हो रहा है वो निश्चित है कि अनिश्चित। अगर वर्तमान काल में हो रहा है और वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तब आप सिंपली समझ सकते हो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे राम जाता है, तो देख रहे हैं राम जाता है, लेकिन कब जाता है आपको पता ये नहीं है, लेकिन जाता है, ये वर्तमान काल की बात हो रही है। कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम हो तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तभी आएगा जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ डबल एस एस एच सी एच या अल्फ़ाबेट आते हों। देख रहे हैं ना, इस रूल को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एस या एस कहाँ लगाया जाता है ये आपको ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आपको जब पर्सन पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रूल्स नंबर, ठीक ना, जो नाउन नंबर होते हैं जिससे एक वचन बहुवचन होता है, उसमें किसके लिए क्या लगाया जाता है या किस सेंटेंस के आने के बाद या वर्ड में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यस यस लगता है। उसको देखने के लिए आप इसी चैनल के वीडियो आपको दिखेगा, उसको आप देख लेंगे तो आपको वो भी जो भी डाउट है उससे रिलेटेड वो आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। गाइस दिया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझा, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आइए जानते हैं क्या दिया है। सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसको भी मैं आपको पहले सिंपल वे में समझा देता हूँ, उसके बाद रूल्स को भी पढ़ के बता देता हूँ, इससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यानी नकारात्मक वाक्य में एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप डू डज का प्रयोग नहीं करोगे, उसमें केवल वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यस या यस करोगे। क्यों? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, और सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब में यस या यस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर यानी एक वचन में हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल हो यानी बहुवचन में हो तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या होती है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती है, उसमें यस या इसका यूज हम नहीं करते हैं। किसमें? ये चीज़ आपको ध्यान देना है, मेन पॉइंट है कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस या यस वर्ब में हम यूज नहीं करते हैं। यस या यस का यूज हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका यूज नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे रूल्स क्या दिया है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट के साथ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू के साथ किया जाता है, ठीक ना। देख रहे हैं ना, वही सब रूल दिया है। और देखिए दिया है क्या, नेगेटिव वाक्यों में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में यस यस नहीं जोड़ा जाता है। देख रहे हैं ना गाइस, वही सब रूल्स है जो कि मैंने आपको अभी बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। एक गोल्डन रूल है गाइस, इसको आपको एकदम ध्यान देना है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य आते हैं आपके दो तरह के वाक्य होते हैं, एक वाक्य में नहीं लगा होता है और एक वाक्य में होता है कभी नहीं, ठीक ना। तो ये कभी नहीं वाले को आपको बहुत ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया ना कि मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में एक तरह का ये भी वाक्य होता है कभी नहीं। अगर इस टाइप का सेंटेंस में वाक्य आपको दिख रहा है तो उसके लिए एक अलग सा रूल्स है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, उसको भी आप समझा देते हैं आपको ध्यान से। ध्यान दीजिए क्या दिया है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। नॉट का यूज नहीं करेंगे, ना कि नो का। किसका यूज करेंगे? नेवर का।
किया जाता है जब नेवर के साथ डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। जब भी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको कभी नहीं शब्द आता है, सेंटेंस में दिखा हुआ मिल जाता है, तो उसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसके साथ तब आपको सहायक क्रिया डू डज का यूज नहीं करना है, ना ही नॉट लगाना है, ना ही नो लगाना है। उसके साथ आपको नेवर का यूज करना है और उसके साथ आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो करना है। क्यों? जब आपका नेवर यानी कि कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग रूल्स आपको लगाना है। यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में आप यस या इस का प्रयोग करोगे और नेवर लगाओगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तब उसके साथ नेवर का यूज करोगे और मेन वर्ब में यस यस नहीं यूज करोगे, ठीक ना। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कैसे। सुरेंद्र अपने ऑफिस नहीं जाता है। देख रहे हैं ना, इसमें पहले क्या है, नहीं जाता है, नहीं आया है, तो सुरेंद्र डज नॉट गो टू हिज ऑफिस। यहाँ पे देख रहे हैं डज क्यों लगा है, क्योंकि सुरेंद्र हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। सुरेंद्र यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या कर रहा है, डज का यूज हुआ है और उसके साथ नॉट लगा है। सुरेंद्र डज नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, गो, कहाँ जा रहा है, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस, ठीक ना। तो सुरेंद्र डज नॉट गो टू हिज ऑफिस। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका नॉट का यूज हुआ है डज के साथ। उसी तरह मेरी माताजी कभी कॉफ़ी नहीं पीती हैं, ठीक ना गाइज। तो यहाँ पे क्या होगा इसके साथ, यहाँ पे इसका आपका हो जाएगा माई मदर नेवर टेक्स कॉफ़ी। तो देख रहे ना, यहाँ पे कभी नहीं आ गया, ये जरूरी नहीं कि कभी नहीं एक साथ ही में जुड़ा हो, कभी नहीं, ये दो चीज़ आई हुई है ना, ये सेंटेंस में आ गई हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तब आपको यहाँ पे एक चीज़ तुरंत ध्यान में लाना होगा कि ये पे नेगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं आया तो क्या करेंगे, तब हम डू डज का यूज नहीं करेंगे और न ही नॉट और नो का। तब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे माई मदर हमारी एक वचन है, उसके साथ फिर नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे यानी कि नेवर का यूज करेंगे, और एक वचन के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्रिया क्या है हमारा, पीना, उसको टेक के लिए यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई मदर नेवर टेक्स। देख रहे ना, माई मदर एक वचन है इसलिए मेन वर्ब में यस यस का यूज हो गया है, इसलिए माई मदर नेवर टेक्स कॉफ़ी। देख रहे ना, नेवर यूज हुआ है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ है, मेन वर्ब में यस यस का यूज कर दिया गया है। आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नंबर 3 की। गांधी जी कभी सच नहीं बोलते हैं। गांधी जी कभी सच नहीं बोलते हैं। गाइस ये केवल एक तरह का सेंटेंस है, इसको रियलिटी में मत लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वो देना चाहिए था झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे गांधी जी कभी सच नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है गांधी जी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। देख रहे ना, गांधी जी, उसके साथ फिर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, बोलना, लेकिन गांधी जी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे यस लग गया है और नेवर लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं आया, तो गांधी जी नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, सच नहीं बोलते हैं, ठीक ना। एक तरह का सेंटेंस था। अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और गाइस कोई भी अगर अगल बगल थोड़ी बहुत आपको कोई बर्ड्स की या फिर कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेस ही ऐसा एक विलेज प्लेस है, गांव से बिलोंग हम करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ये सब आपको वॉइस सुनने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करिएगा। देखिए दिया है हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आइए देखते हैं, दिया है डू डज प्लस सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान देना है, देख रहे ना, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। वैसे आपको स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको बस समझना है किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट समझ जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया जा रहा है आपको समझने के लिए। दिया है जब वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं, यानी ये सब तरह के सेंटेंस वर्ड आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस में, तब इनके प्रारंभ होते हैं, तब क्या करते हैं, तब हम डू डज को सर्वप्रथम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए मैं इसको भी सिंपल वे में को बताता हूँ आपको कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा होता है, उसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि उसमें जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो वर्ड्स होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जब वो वाक्य के शुरू में आते हैं यानी उनसे ही सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, तो क्या करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं। देख रहे ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया है, देख रहे ना, वही चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे और सब चीज़ से अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज को सबसे पहले लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम डू को सबसे पहले लगाएंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद तुरंत उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क ये वाला ये आपको लगाना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सेंटेंस बनाते हैं तो भूल जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और दिया है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज पहले लेते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू पहले लेते हैं। देख रहे हैं ना जो मैंने आपको भी बताया। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की।
एग्जाम्पल हमारा दिया है, क्या होनहार बालक सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं? क्या होनहार बालक सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं? देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में क्या आया है? क्या। देख रहे हैं ना, जब वाक्य में स्टार्टिंग में ही आपका प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, हम सीधे जाएंगे सब्जेक्ट के पास। बिल्कुल भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि वाक्य अगर प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होता है, आपको तुरंत सब्जेक्ट के पास जाना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पे? बालक दिया है, क्या होनहार बालक सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं। तो देख रहे हैं ना, आते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, बालक से आपको तुरंत ये नहीं लगा लेना है कि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। बालक दिया है, लेकिन लास्ट में पूरा सेंटेंस ना, इसलिए होता है किसी चीज़ को पूरा पढ़ा जाता है, आप पूरे सेंटेंस को पढ़ के तब आप मतलब निकाला करो। तो यहाँ पे दिया, क्या होनहार बालक सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं से लग रहा है कि एक बालक की बात नहीं हो रही है, कई सारे बालक हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट के कैटेगरी के बारे में कि होनहार बालक क्या होते हैं, सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है। तब क्या हो रहा है, इससे ये प्रतीत होता है, ये पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, वो हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। इसलिए उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? डू का। तो हो जाएगा डू। उसके बाद क्या हो जाएगा, होनहार बालक के लिए क्या हो जाएगा, होनहार बालक की हमारी मीनिंग हो जाएगी प्रॉमिसिंग चिल्ड्रेन। प्रॉमिसिंग चिल्ड्रेन यानी होता है होनहार बालक। तो हो जाएगा डू प्रॉमिसिंग चिल्ड्रेन ऑलवेज। उसके बाद क्या आता है, आना। तो हो जाएगा कम फर्स्ट इन द क्लास। उसके बाद लगा है क्वेश्चन मार्क। क्या होनहार बालक सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं? डू प्रॉमिसिंग चिल्ड्रेन ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास। देख रहे ना गाइस, आगे बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। क्या हेमा एक मधुर गीत गाती है? क्या हेमा एक मधुर गीत गाती है? देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरह का सेंटेंस है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख गया और उसके बाद कुछ पूछा जा रहा है, आपको ये ध्यान देना है, सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लगाना है कि वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव रहेगा तो उसमें साधारण वाक्य यानी साधारण बात की जा रही होंगी, और निगेटिव रहेगा तो पक्का निगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें नहीं जरूर आएगा शब्द, नहीं या कभी नहीं, ये सब तरह के सेंटेंस आपको शब्द मिलेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कुछ न कुछ पक्का पूछा जाएगा, कुछ न कुछ पूछने या जानने की बात होगी, ठीक ना, कुछ न कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो पता लगा लेना क्यों हमारा इंट्रोगेटिव है। जैसे दिया ना, क्या हेमा एक मधुर गाना गाती है या गीत गाती है, तो ना क्या आ गया ना। अब आपको फिर से वही रूल फॉलो करना है कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है तो हम जाते हैं सीधे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा कौन है, कर्ता हमारा कौन है, गाना गाने का काम कौन करती है? हेमा। हेमा हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। और हेमा कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, एक वचन है कि बहुवचन? हेमा हमारी एक वचन है। वेरी गुड, आपने सही बताया, हेमा हमारी एक वचन है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, डू की डज का? जल्दी बताइए, इसके साथ होगा डज का प्रयोग, क्योंकि एक वचन है ना कर्ता, तो हो जाएगा डज हेमा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारा, गाना, तो क्या हो जाएगा, डज हेमा सिंग ए, कैसा गाना गाती है, एक मधुर गीत, तो डज हेमा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। उसके साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। दिया है, क्या अमित को अंग्रेजी लिखनी आती है? क्या अमित को अंग्रेजी लिखनी आती है? तो फिर से यहाँ पे देखना है सेंटेंस गाइज, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है कि आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, अमित के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस आगे बनाएंगे। तो दिया है हमारा अमित, अमित हमारा एक वचन है इसलिए इसका साथ हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे अमित, मेन वर्ब है आपका जानना, तो हो जाएगा डज अमित नो टू राइट इंग्लिश। डज अमित नो टू राइट इंग्लिश। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिस टाइपिंग थोड़ी सी हो गई गाइस, क्या करें, लैपटॉप में लिखते लिखते थोड़ा सा मिस टाइप हो जाता है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते रहेंगे, जानते हैं गलती इंसान से ही होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या अमित को अंग्रेजी लिखनी आती है, तो हो जाएगा डज अमित नो टू राइट इंग्लिश। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, उस रूल दिया, इसको भी फॉलो करते रहेंगे। जब इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव भी हो तब सर्वप्रथम डू डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ये स्ट्रक्चर, जैसे कि ऊपर अभी सेंटेंस बनाता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। डज डू डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट का, देख रहे हैं ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऊपर देखा ना आपने सेंटेंस, ये चीज़ वाला दिया है रूल्स फॉर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। WH यानी इसको WH सेंटेंस इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो सब WH से ही स्टार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस आप ले लो, हु ले लो, वाई ले लो, वैन ले लो, ये सब क्या है, WH से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनका नाम WH सेंटेंस रखा गया है। तो पहले बात करते हैं कि WH सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए मैं आपको इसको भी इजी वे में बताता हूँ। WH सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और ये ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आएंगे, यानी स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं वाक्य के बीच में ना, मतलब शुरू में ना आकर के वो
बीच में आते हैं, शुरू में नहीं आते हैं। अगर ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को मिले तो आपको एक रूल फॉलो करना है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, स्टार्टिंग में ना आकर के बीच में आए, तो उसकी इंग्लिश क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक ना, उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किधर, इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। अगर बीच में आए कि राम क्यों पढ़ता है, इस टाइप का अगर आपको सेंटेंस देखने को मिलता है, राम क्यों पढ़ता है, तो देख रहे ना यहाँ पे बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, राम क्यों पढ़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन आपका WH क्या हुआ है, बीच में आ गया है। तो क्यों जब बीच में आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे दिया है, पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं। दिया है WH वर्ड यानी वही चीज लगाएंगे, उसके बाद डू डस का यूज करेंगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या करना है, ये आपको स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। देखिए क्या दिया रूल्स यहाँ पे, जब वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं तब इन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम फिर डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, देख रहे ना। यदि वाक्य जब निगेटिव हो तब उपयुक्त नियम का अनुसरण करते हुए सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देता है। जैसे आपको मैंने बताया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी आपको कहीं निगेटिव वाले सेंटेंस में कहीं नेगेटिविटी मिले यानी नहीं शब्द दिखे, सीधे सब्जेक्ट को पकड़ो और उसके बाद नोट लगा दो, सीधे, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आइए एक चीज़ और भी यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए दिया है यहाँ पे ना वही चीज़, WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। देख रहे ना, इसको आपको ध्यान देना है, इसको भी आपको रूल समझना है। समझ लोगे तो फिर स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं। देखिए गाइस, रट के कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते हो। अगर आप सोचोगे स्ट्रक्चर के हमेशा स्ट्रक्चर को ढूंढोगे ना, तो स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तब तो परेशान हो जाओगे। अगर यार स्ट्रक्चर मिलता हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू डज ऐसे मिलेगा, हम देख के बना लेंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप बिना ऐसे बना ही नहीं पाओगे बिना स्ट्रक्चर के। इसलिए आपको रूल्स को समझना है, क्योंकि जब रूल समझ जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ ऐसे वर्ड को। आइए WH वर्ड्स की बात करते हैं। दिया है किशोर प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाता है। तो गाइस देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रश्नार्थक शब्द कहाँ है, बीच में। क्यों, देख रहे हैं ना, शुरुआत में नहीं आया है, बीच में आ गया, यानी शुरुआत में ना करके कहीं भी आ गया है तो उसको हम बीच में ही बोलेंगे। तो बीच में आ गया है तो इसको क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी, वाई। वेरी गुड। किशोर प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाता है, तो क्यों की मीनिंग पहले क्या हो जाएगी, वाई। वेरी गुड। उसके बाद किशोर के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। किशोर हमारा एक वचन के बहुवचन, एक वचन है। वेरी गुड। तो हो जाएगा वाई डज। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, किशोर। तो वाई डज किशोर। मेन वर्ब हमारा क्या है, जाना, जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, गो। तो वाई डज किशोर गो। अब कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। टू स्कूल डेली। तो क्या हो जाएगा, किशोर प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डज किशोर गो टू स्कूल डेली। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बनाया। दूसरा बात करते हैं, किशोर को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। किशोर को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, देख रहे ना, फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया बीच में। तो फिर वही वाला हम फॉर्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले क्या है, किशोर को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसका हो जाएगा हमारा हु डज टीच किशोर इंग्लिश। देख रहे हैं ना, यहाँ पे किशोर को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए, किशोर को आप सब्जेक्ट नहीं समझ लेंगे, सब्जेक्ट हमारा दूसरा कोई है, सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहा है कि क्रिया कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन करता है किशोर को। किशोर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इस तरह के भी सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप घबरा करिए नहीं कि किशोर को ही सब्जेक्ट बना दें। यहाँ पे पूछा रहा है किशोर को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी पढ़ाने का काम कौन करता है, क्रिया कौन करता है, क्रिया को करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है, और कर्ता के बारे में ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा हु, उसके बाद डज। क्यों डज लगाओगे, किसी एक ही पर्सन के बारे में पूछता है कि कौन पढ़ाता है, तो हु डज टीच किशोर इंग्लिश। उसी तरह हो जाएगा हमारा, उसी तरह दिया गया इस हमारा नंबर 4 वाला, राधिका खेलने कब जाती है। राधिका खेलने कब जाती है, कब हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, इसलिए इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो हो जाएगा व्हेन। राधिका के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हो जाएगा डज। व्हेन डज राधिका गो टू प्ले। राधिका खेलने कब जाती है, तो व्हेन डज राधिका गो टू प्ले। बात करते हैं 5 वाला, दिया है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पे क्या हुआ, क्यों आ गया है, तो सबसे पहले उसके मीनिंग लिख देंगे वाई। उसके बाद तुम के अकॉर्डिंग लग जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा यू, और नहीं आया तो देख रहे ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, बाद में क्वेश्चन मार्क। आई होप गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी
रूल्स थे, मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो के बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक एक्सरसाइज वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस के यानी कि साधारण वाक्य के, और नेगेटिव सेंटेंस के यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के 5 सेंटेंसेस को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक ना। तो उसको आप देख करके आप प्रैक्टिस आप भी कर लेंगे मेरे साथ। पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। जब वो एक्सरसाइज वाली वीडियो मैं कराऊंगा तो पहले आप वीडियो को पॉज करके आप भी एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप उससे मैच कराओगे कि आपका सही था कि गलत, ठीक ना। उसके बाद आप कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने सही थे, आपके टोटल 20 क्वेश्चन में से, ठीक। वीडियो तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले रूल्स आपको ध्यान से पढ़ लेना। इस वीडियो को आप पढ़ लोगे, उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे पहली बार आया तो। इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।